पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा एवरेज आया, इजी था अटेम्प्ट करना, इजी था उसको डीकोड करना, कोई मुश्किल काम नहीं लगा किसी को। मेरे को ऐसा फील होता है कि बिजनेस स्टडीज़ का पेपर जो है वो बिलो स्टैंडर्ड था। बट नेक्स्ट पेपर जो है वो इकोनॉमिक्स का है, और इकोनॉमिक्स का पेपर जो है ना वो टेक्निकल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता भी है हर साल जो है। अगर हम कंपैरिजन करें इकोनॉमिक्स के पेपर का बिजनेस स्टडीज़ के साथ, इकोनॉमिक्स के पेपर का अकाउंटेंसी के साथ, तो थोड़ी सी जो है वो टफनेस, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ जो है वो ज़्यादा होती ही हैं। सो फिर से हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक सीरीज़ बनाएंगे, 15 से 20 वीडियोस में आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की दूंगा। पेपर जो गैप डेज होंगे 11 मार्च से 18 मार्च तक, 7-8 दिन जो है वो आपको ढेरों सारी वीडियोस जो है वो मिलेंगी। मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ इनके ऊपर ऑलरेडी, तो आपको वीडियोस जो है वो लगातार मिलती रहेंगी। लेकिन आपको प्रॉमिस ये करना है कि हम सारी वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, सारे एमसीक्यूज, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो सारे करके जाएंगे, और उसके बाद जो है हम पूरा का पूरा पेपर अच्छा करके आएंगे। ये न्यूज़ मैं आप सबके सामने सबसे सुनना चाहता हूँ, राइट। तो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे लिए तो बस यही मोटिवेशन है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो, दैट्स इट। सो हम फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ये सेट नंबर है 58/1/1, मतलब सबसे पहला सेट जो है वो हम सॉल्व करेंगे अभी। इसके एमसीक्यूज ही करने हैं हमने अभी यहाँ, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है स्टेटमेंट, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट नंबर 1, इफ इन एन इकोनॉमिक लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस, ये जो साइन है दिस इज कॉल्ड चेंज, डेल्टा वाई। इनकम में अगर चेंज होता है इट विल ऑलवेज प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज द लेवल ऑफ कंजम्पशन, मतलब अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ती है, यस डेफिनेटली, ये तो बिल्कुल सही है। देन स्टेटमेंट 2, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, यस। एमपीसी प्लस एमपीएस किसके इक्वल होती है? 1 के, तो ये भी सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इनमें से सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अब देखो यहाँ पे जीडीपी एट एमपी है, यहाँ पे एनएनपी एट एफसी है। अब एनएनपी एट एफसी में क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए कि वो जीडीपी एट एमपी बन जाए? एन से जी पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा, एनपी से डीपी पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो नेट प्रोडक्ट है वो माइनस करना पड़ता है, ठीक है। और एफसी से एमपी पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो प्लस करने पड़ते हैं, ठीक है। एनपी से डीपी पे जाने के लिए नेट जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है या टू अब्रॉड है वो आएगा। तो यहाँ पे वो दोनों नहीं है, तो ये ऑप्शन रूल्ड आउट हो गया। फिर उसके बाद है एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू एनएनपी एट एफसी। अब एन से एन नो चेंज, एनपी से डीपी अगेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहाँ पे भी नहीं है, तो ये भी रूल्ड आउट हो जाती है। देन जीडीपी एट एमपी एंड जीडीपी एट जीएनपी एट एमपी, ठीक है। तो जीएनपी एट एमपी चाहिए जीडीपी एट एमपी से, तो जीडीपी जी और जी दोनों सेम हो गया। डीपी और एनपी सेम है, एमपी और एमपी भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डीपी टू एनपी है, नेट फैक्टर इनकम प्लस कर देंगे, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, assertion एंड रीजन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। अब हमने क्या करना है, इनमें से assertion और रीजन चेक करने हैं, फिर देखना है कि क्या ये सही है या नहीं है। तो सबसे पहले assertion है, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रिफर्स टू द एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है, क्या इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पे एब्सेंशिया होता है, उसका मतलब वो एब्सेंट होती है, यस बिल्कुल, इसका आंसर जो है वो ट्रू होगा। दूसरी स्टेटमेंट पे आ जाओ, रीजन पे, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल द विलिंग एंड एबल बॉडीड पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, ठीक है, ये भी सही है कि जितने लोग होते हैं काम करने वाले, विलिंग और एबल बॉडीड पीपल हैं, उनको मार्केट में जो रेट चल रहा है उस पर काम मिल रहा है, ये भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर। Next question is 4. As per the National Stock Exchange, that is NSE data dated 9th June 2023, there was a net selling of worth rupees 309 crore by foreign institutional investors FIIs over the period of 1 month, that is 9th month 2023 to 9th June 2023, ठीक है। The above mentioned transaction will be recorded on dash side of dash account of the balance of payments of India. तो ये आंसर आएगा डेबिट साइड
ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर ऑफ मनी सप्लाई दैट इज M1 फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने M1 जो है उसके रिगार्ड में हमने इनकरेक्ट फीचर जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहला, इट इज मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, सही है, हमने तो इनकरेक्ट करना है। इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, ये भी सही है। इट इज ऑलवेज द करेंसी इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द नेशन, ये तो पब्लिक के पास भी होती है, तो ये वाला आंसर जो है वो इसका सही होगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अगेन 3 ओनली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड अंडर केन्जियन इकोनॉमिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑटोनॉमस डी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। देखो केन्जियन जो इकोनॉमिक्स है ना, उसके अकॉर्डिंग टोटल एक्सपेंडिचर जो है हाउस होल्ड का अगर होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन आती है, जिसमें बेसिक कंजम्पशन होती है, इनकम को छोड़ के, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, मतलब इनकम को इग्नोर करते हैं फिर भी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना कंजम्पशन के लिए एक हाउस होल्ड करता है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो होती है। देन इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या, देन इंड्यूस्ड कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन विच इज डिपेंडेंट ऑन योर डिस्पोजेबल इनकम, मतलब वो इनकम वो कंजम्पशन जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर डिपेंड करती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। सो ऑप्शन डी जो है इसका सूटेबल जो है वो आंसर होगा, करेक्ट वन। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, फाइंड द मिसिंग फिगर्स एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे क्या है, राउंड 1 राउंड 2 और उसमें डिपॉजिट्स कितने हैं, 5000, 4000 जो है सेकंड राउंड में डिपॉजिट्स आ जाएंगे, फिर 4000 यहाँ पे ब्लैंक है, 800, 5000। अब क्या करना है, इसका जो आंसर होगा ना, मैं पहले आपको आंसर बता देता हूँ, थर्ड ऑप्शन। अब थर्ड में क्या है, सबसे पहले तो 1000 यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद 3200, देन नहीं सॉरी यहाँ पे फर्स्ट आएगा 1000, तो यहाँ पे पहले वाले में 1000 आ जाएगा, दूसरे वाले में 3200, तीसरे वाले में 25000 और चौथे वाले में 20000। अब ये कैसे आया, अब यहाँ पे देखो हमारे डिपॉजिट्स जो हैं वो कितने हैं, 5000। अब जिसमें से 80% जो है बैंक लोन दे रहा है, 20% जो है वो रिजर्व कर रहा है, तो 5000 का जो 20% होगा वो रिजर्व कर लिया गया, कितना आ जाएगा 1000। फिर उसके बाद यहाँ पे लोन अगर 80% है, अगर हमारे पास लोन जो है वो 80% हो गया, ठीक है, तो दूसरे केस में हमारा लोन कितना आएगा, 4000 का 80%, सॉरी ये डिपॉजिट्स का डिपॉजिट कितना है 4000 है ना, 4000 का 80% हमारा लोन हो जाएगा। अगर ये 800 है 4000 में से, तो ये बैलेंसिंग फिगर भी आ सकती है 3200, बट आपको समझना है कि 3200 कैसे आया, 4000 का 80%। ठीक है जी। देन थर्ड, अब थर्ड जो है इसमें 25 और फोर्थ में 20000 कैसे आया। अब यहाँ पे देखो ये 5000 है ना, ये रिजर्व दिया हुआ है कि आपको जो बैंक है वो टोटल कितना रिजर्व कर रहा है, 5000। अब ये 5000 जो है 20% है, अगर मैं 5000 का 20% मतलब जो 20% है वो 5000 आ गया, अगर मैं इसका 100/20 कर दूं तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25000। तो यहाँ पे कितना आ गया 25000, 25000 का जो 80% निकलेगा मेरे पास 20000, वो क्या हो जाएगा, लोन्स। सिंपल, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। The next question is surplus in balance of payments, that is BOP refers to the excess of dash। अब हमने इनमें से क्या करना है, ऑल्टरनेटिव चूज करना है जो करेक्ट है, तो ऑटोनॉमस रिसीट्स ओवर ऑटोनॉमस पेमेंट्स। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देन सपोज फॉर ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, हाइपोथेटिकल इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक ऐसी इकोनॉमी जो एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ हमारी सोच में एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे C जो है कंजम्पशन जो है वो 100 + 0.75 Y है, जहाँ पे C कंजम्पशन है, Y इनकम है। IO का मतलब है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, 400 है, हमने मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो निकालनी है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 4। अब ये कैसे आया, देखो बड़ा सिंपल है, हमने क्या करना है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाना है 1/1 - MPC। ठीक है, अब 1/1 - MPC जो है, जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/0.75 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1/0.25। ये पॉइंट हट के नीचे 100 आ जाएगा, 100 रिवर्स हो जाएगा ऊपर और 25 आ जाएगा नीचे, तो ये कितना आ गया 4। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ एन इमेजिनरी
economy shows a favorable balance of rupees 500 crores. The values of merchandise exports are 1200 crores and transfer payments are 400 crores. The value of merchandise imports would be dash crores. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज कितना 700 करोड़. अब ये 700 करोड़ कैसे आया? देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स. ठीक है जी. अब बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है हमारे पास 500, एक्सपोर्ट कितने हैं 1200, इंपोर्ट नहीं मालूम. तो बस क्या करना है, इंपोर्ट को इधर ले आओ, 1200 में से 500 माइनस कर दो, कितना आ गया 700, सिंपल. तो इसने वही पूछा हुआ है कि इंपोर्ट कितने हैं 700. फिर इसके बाद जो है वो अपना इंडियन इकोनॉमी पे. सो 18th क्वेश्चन यहाँ से पार्ट 2 शुरू होता है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. इसमें भी 18 से लेकर 27 तक जो है वो क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो. अब असर्शन में क्या है, द एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ परमिट लाइसेंस राज प्रिवेंटेड सर्टेन प्राइवेट फर्म्स फ्रॉम बिकमिंग फेयरली कंपेटिटिव. तो हाँ ये सही है. देन रीजन क्या है, प्राइवेट सेक्टर वेस्टेड ह्यूज अमाउंट्स इन ऑब्टेनिंग लाइसेंसेस रादर देन on improving the product quality and international competitiveness. This is also true and this is the correct explanation of assertion. So इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. Then in the decade of 1970s, पाकिस्तान नेशनलाइज इट्स डैश इंडस्ट्रीज. कौन सी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया गया था पाकिस्तान में? कैपिटल गुड्स को. अगर आप ये चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे, इंडिया पाकिस्तान चाइना कंपैरेटिव स्टडी, तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे कि 1970 में पाकिस्तान जो है वहाँ पे नेशनलाइज किया गया था कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को. ठीक. देन क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली. स्टेटमेंट नंबर 1, under the colonial rule basic infrastructure like railways, post and telegraph was developed. सही है, बिल्कुल सब कुछ उनके टाइम पे ही हुआ था. The real motive behind the infrastructure development in India was to strengthen the British interest. This is also, क्योंकि उन्होंने इन सारी चीज़ों को डेवलप तो किया, बट किया किसके फायदे के लिए? अपने खुद के फायदे के लिए. तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 are true. Now question number 21. Identify which of the following alternatives indicate the incorrect components combination of agricultural marketing system. तो सबसे पहले प्रोडक्शन, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, ये बिल्कुल गलत है, बाकी सारे सही हैं. तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, WTO दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू एस्टैब्लिश द रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम टू अवॉइड यूनिलेटरली प्लेस्ड आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शंस बाय मेंबर नेशंस. ठीक है, तो ये सही है. उस टाइम पे WTO ने एक्सपेक्ट किया था कि अगर हम इस्टेब्लिश हो रहे हैं तो हमारा जो सिस्टम है ना वो इस तरीके से चलेगा. रीज़न क्या है, इट इज़ इम्पेरेटिव टू एनलार्ज world production and ensure optimum utilization of world resources along with environmental protection. तो ये भी सही है. तो रीज़न भी सही, assertion भी सही, और रीज़न assertion का सही explanation है. Question number 23. Read the following statements, assertion and reason, choose the correct alternatives given below. अब assertion में क्या है, China has used the marketing mechanism to create additional social and economic opportunities for its citizens. True. Social infrastructure's creation by the government has brought positive results in human development indicators in China. ये ट्रू तो है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. अगर आपको कोई भी MCQ समझ नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में लिख देना या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना. और यहाँ पे मैं बताना भूल गया आपको कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो. हम एज ए कम्युनिटी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं. जब बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे तो हम टेलीग्राम पे आ जाएंगे सीधा. तो क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई फ्रॉम द द अल्टरनेटिव्स द इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेगुलेटेड एग्रीकल्चरल मार्केट. अब हमने इनमें से क्या करने हैं, इनकरेक्ट ऑप्शंस जो हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो निकालने हैं. तो इसमें जो इसका आंसर है वो सेकंड और फोर्थ है, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा. ये इनकरेक्ट है. टू डिस्करेज इंप्रूवमेंट ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फार्मर्स और टू डिस्करेज फार्मर्स फ्रॉम इंप्रूविंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. देन क्वेश्चन नंबर 25. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द ईयर्स डैश एंड डैश. इंडिया में तो 1991 में हुए थे, पाकिस्तान में 3 साल पहले हो गए थे 1988. तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा. देन
Question number 26, statement number 1. As per the National Sample Survey Organization, that is NSSO, unemployment is a situation in which all those who, owing to lack of work, are not working but are seeking work from prospective employers. They express their willingness, availability to work under the prevailing conditions of work and remuneration. ये बिल्कुल सही है कि लोग काम करना चाहते हैं, प्रिवेलिंग रेट पे उनको काम मिल भी रहा है, ठीक है, और कई लोग जो है प्रिवेलिंग रेट पे काम कर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। देन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली मैसिव प्रॉब्लम इन ए हाईली पॉपुलेटेड कंट्री लाइक इंडिया। यस, एक ही खेत पे जो है वो सारे का सारा परिवार लगा होता है, तो वहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। लास्ट MCQ जो है वो क्या है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ G20। ब्राज़ील भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अर्जेंटीना भी है, तो कौन सा नहीं है, बांग्लादेश। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा C। सो यहाँ पे जो है हम वीडियो को ख़त्म करेंगे अब, ठीक है। पहली वीडियो थी थोड़ी सी लंबी इसलिए चलेगी बिकॉज कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, कुछ समझाना था, कुछ बातें क्लियर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो जो है थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी से निपटाएंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। मैं आपके कमेंट्स का भी इंतजार करूँगा और आपके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का भी इंतजार करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।